मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। आज का वीडियो हम बनाएंगे इस चुनाव 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। और दिलचस्प होने में दरअसल दोनों ही पक्ष और विपक्ष, इंडिया गठबंधन और एनडीए, दोनों का ही पूरा पूरा योगदान है इसको दिलचस्प बनाने। और दोनों बहुत अच्छी फाइट कर लड़ रहे हैं। तीन तीन चरण हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए भी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। और नरेंद्र मोदी जी ने आज जो मास्टर स्ट्रोक चला है, वो तो वो तो गजब ही है। मतलब हर बार वो अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। तीन चरण के बाद चौथे चरण में उन्होंने फिर गोल पोस्ट बदला। और आज जो तेलंगाना में भाषण दिया कि अडानी और अंबानी ने बोरे भर भर के टेम्पो में रख के काला धन जो है राहुल गांधी और कांग्रेस को भेजा है, ये इतना बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने अडानी और अंबानी पे। ऐसे ब्लैक मनी का आरोप जो है अडानी और अंबानी पे लगाया है कि उनकी खुद की जो है मतलब इससे विश्वसनीयता ख़त्म हो गई। दरअसल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कैसे शुरू से ही अपने गोल पोस्ट बदलते रहे। हर हर चुनाव के मतलब हर चरण के पहले, बल्कि चुनाव शुरू नहीं हुए उसके 6 महीने पहले से वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे, अपनी फील्डिंग जमा रहे थे। और उस फील्डिंग जमाने में उन्होंने अपने आप को बदलते बदलते भी रहे। जो फील्डिंग जमाई वो जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव की घोषणा नहीं हुई उसके पहले ही मोदी जी ने मतलब 6 महीने पहले से समझिए कि अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर दिया चुनाव लड़ने की, चुनाव के मुद्दे तय करने की। जैसे उन्होंने महिलाओं का आरक्षण देने के लिए, महिलाओं को टारगेट करने के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया। एक कितना बड़ा मैसेज उन्होंने दिया कि मैं महिलाओं के पक्ष में हूँ, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने स्पेशल लोक संसद का सत्र बुला करके और उसको नारी वंदन अभिनंदन जो भी अधिनियम पास करवाया। लेकिन चूक कर गए वो कि उन्होंने उसको पास करवाने के बाद भी लागू नहीं किया। लागू करने की डेट उन्होंने आगे खिसका दी और इतनी खिसका दी कि अब पता ही नहीं है कब लागू होगा। 2019 में भी 29 में भी नहीं हो जाए तो बड़ी गनीमत है, क्योंकि उन्होंने ये शर्त लगा दी कि पहले सेंसस होगी और सेंसस के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद ये लागू होगा। तो अभी सेंसस भी 2021 की होनी थी, हुई नहीं। अब 2031 में होगी, होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन 31 में होगी। अगर होगी तो 31 में सेंसस होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद उसको लागू करेंगे तो मेरी समझ में 2039 आ जाएगा। तो ये उनका एक मुद्दा फेल हो गया और फिर वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो 370 तो उन्होंने पहले से ही पास करवा रखा था। तो 370 तो उनका परमानेंट मुद्दा है ही है। उनको उसको उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन है। फिर उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। राम मंदिर का मतलब इतना तेजी से उसको काम किया राम मंदिर पे कि उन्होंने मतलब उसका प्राण प्रतिष्ठा का की डेट तय कर दी चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। और जबकि वो पूरा भी नहीं हुआ था। राम मंदिर, अधूरे राम मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का उन्होंने निर्णय ले लिया, जबकि सारे चारों शंकराचार्य और बड़े बड़े धर्माचार्य दूसरे भी उसके विरोध में थे। ये कह रहे थे कि भाई जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप इसको मत करो। लेकिन उनको तो चुनाव में उसका लाभ लेना था एक, तो उन्होंने उसको उन किसी धर्माचार्य की नहीं सुनी उन्होंने और उसको पास मतलब प्राण प्रतिष्ठा का
काम शुरू कर दिया। और उसमें न किसी उसको बुलाया, मतलब राष्ट्रपति को आने दिया, और न उपराष्ट्रपति को आने दिया, न और कोई मंत्री आया, सिर्फ वो ही खुद एक अकेले उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने में बैठे रहे। सवाल ये है, और अब ये आरोप लगा रहे हैं कि फला जना जो है, फला कांग्रेस का सोनिया गांधी नहीं आई, और उसने उनको हमने निमंत्रण भेजा था तब भी नहीं आई। सवाल ये है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्या सरकारी कार्यक्रम था? और सरकारी कार्यक्रम नहीं था तो नरेंद्र मोदी किस हैसियत में गए वहां पर? तो उसके बाद ये सोचा कि इससे धड़ाधड़ वोट मिलेंगे, और ये तो मास्टर स्ट्रोक है। राम मंदिर तो जब से मतलब 2000 क्या, मतलब 1984-85 से ही मास्टर स्ट्रोक है राम मंदिर। तो इनका उसी के ऊपर वोट मांग रहे हैं और वोट ले रहे हैं। और आज तो, कल तो उन्होंने वो कटआउट भी उस बूथ के बाहर कटआउट लगाया, और उसके बाद जो है राम का कटआउट लगाया। तो लेकिन इससे भी वोट नहीं मिल रहा है। उन्होंने देखा ये तो फ्लॉप हो गया। अच्छा, राम मंदिर के समय जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, तब मंदिर मंदिर घूमे, साउथ के भी मंदिर सारे घूमे। उन्होंने कहा साउथ में अब के मेरे को तो 400 पार करना है, तो साउथ के भी वोट लेने हैं, वहाँ पे भी सीटें लानी है, तमिलनाडु में, केरल में। तो वहाँ पे भी वो मंदिर मंदिर गए, धोख लगाई, दर्शन किए, और उसका प्रचार किया। सारे सारे दर्शन जो है कैमरे के सामने हुए। मतलब भगवान सामने थे कि नहीं थे पता नहीं, लेकिन कैमरे जरूर लगे हुए थे उनके दर्शन के लिए। तो उसके बाद उन्होंने उन और फिर वो मंदिर मंदिर दर्शन करने में एक और मुद्दा सामने आ गया साथ में, कि सनातन के खिलाफ जो है प्रचार हो रहा था। तो अपने आप को सनातनी प्रूव करने के लिए और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने ये सारा खेल, यहाँ तक कि समुद्र में डुबकी लगा करके भी बैठी वो द्वारिका के जो है दर्शन किए, और मंदिर में भगवान उनको दिखे उस, लेकिन फिर ये फ्लॉप हो गया। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन भी चुनाव के संदर्भ में ही करवाया, और अंतर्राष्ट्रीय एक इमेज बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इमेज अच्छी बनती भी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से उस पे पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, और बाइडन को जो है उनके मीडिया के साथ बातचीत करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। वो वियतनाम में जाकर के उल्टा सीधा बोला, और हमारी छवि खराब हुई। तो ये भी एक मामला नहीं चला। फिर राष्ट्रवाद और कनाडा और ट्रूडो और ये सारे उस समय हुए थे। फिर दूसरा चरण आ गया। पहला चरण में ये सारे, पहले चरण के पहले सारी चीज़ें हुई, फिर दूसरा चरण आ गया, और दूसरे चरण में उन्होंने इनहेरेंट टैक्स का जो है मुद्दा उठाया। तो इनहेरेंट टैक्स, हाँ, उसके पहले उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का की बू आती है कह करके, और उस सारे उन पे जो है एक जबरदस्ती का आरोप लगाया, जबकि वो मुस्लिम लीग उसमें कहीं नाम नहीं है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मुस्लिम लीग का उसमें संदर्भ मिलता हो। लेकिन मोदी जी हैं, अपनी मर्जी से जोड़ते हैं, घटाते हैं, कोई भी बयान कहीं से भी उठा करके कहीं पे भी चिपका देते हैं। तो वो जो मुस्लिम लीग का बयान जो उन्होंने दिया, उससे उस कांग्रेस के चुनाव के घोषणा पत्र की खूब चर्चा हुई। इतनी चर्चा हुई कि सबसे ज़्यादा वो डाउनलोड हुआ और प्रिंट किया गया। तो उन लोगों ने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उनको समझ में आया कि इसमें कुछ है नहीं, तो वो जो है वो मुद्दा भी फ्लॉप हुआ। फिर इनहेरेंट टैक्स का मामला आ गया। इनहेरेंट टैक्स में ये ऐसा भी
कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं था कि भाई हम विरासत कर लगाएंगे या हम जो है कुछ छीन लेंगे, लेकिन मोदी जी ने उसको छीनने का एक प्रचार जो है, जबरदस्त प्रचार किया कि ये जो है मतलब सारा धन छीन लेंगे लोगों से, जो है ये कांग्रेस वाले ऐसा चाहते हैं, इनहरेंट टैक्स का हवाला दे करके। और वो अमेरिका में उनका जो बयान आया था उसके आधार पर था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि उसका दूसरे चरण के और तीसरे चरण आते आते उन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी को भी उसमें घसीट लिया, जबकि राजीव गांधी ने उस टैक्स को हटाया। और राजीव गांधी ने टैक्स को हटाया तो कहा कि वो तो इंदिरा गांधी की, उसकी माँ की जो है विरासत बढ़नी बटे इसलिए, लेकिन वो विरासत में कुछ था ही नहीं। तो ये उन्होंने जो है फिर तीसरा चरण आते आते उन्होंने अपना गोल पोस्ट फिर चेंज किया और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो देश की संपत्ति पे पहला हक मुसलमानों का है, मनमोहन सिंह के एक बयान को कोट करके और ये बात कही। अब मनमोहन सिंह ने जो बात कही उसमें ये कही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई पिछड़ी जाति, जनजाति, ओबीसी और दलित जाति हैं और अल्पसंख्यक, इन सब का हक पहले है, क्योंकि ये डिप्राइव हैं। डिप्राइव लोगों को आगे लाने के लिए संपत्ति पर इनका अधिकार है। तो लेकिन उन्होंने उन सारी बातों को छोड़ दिया और सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम ले ले करके और अपनी डुगडुगी बजानी शुरू की। लेकिन जब असलियत ये थी कि वो था ही नहीं मुद्दा, तो वो भी कुछ काम नहीं आया। इसके पहले बिहार में जब वो प्रचार करने गए तो तेजस्वी का नाम लेकर के और मछली खाता है, मछली खाता है, मछली खाता है करके, और मछली मटन पे कोई देश के चुनाव लड़े जाते हैं क्या? सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि मटन और मछली से देश का विकास नहीं हो सकता है। ये खाने पीने की चीज़ें हैं, जो जिसकी मर्जी हो खाए पिए, उसमें आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं। फिर इस सब चलते चलते आप बंगाल पहुंच गए और बंगाल में आपने संदेश खाली, संदेश खाली, संदेश खाली खूब ज़ोरदार जो है उसका प्रसार किया, उसके ऊपर खूब आरोप लगाए और ममता दीदी पर खूब लांछन लगाए, खूब उनका जो है मान मर्दन किया। लेकिन लोगों ने देखा कि यार ये संदेश खाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की बात तो करते ही नहीं है। मणिपुर में तो इससे भी बड़ा कांड हुआ था और जो जो वीडियो आया वो तो इतना विभत्स था कि वो देख भी नहीं सकते। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के वीडियो का तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए, उस पर भी मोदी जी चुप रहे। तो ये गुंडागिर्दी भी नहीं चली। तो फिर उन्होंने अपना तीसरे चरण के अंदर फिर उन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज किया और अब ये कह रहे हैं कि हम जो है मतलब कांग्रेस जो है सारा धन इकट्ठा करके और अल्पसंख्यकों को दे देगी और आरक्षण ख़त्म कर देगी, आरक्षण ST SC OBC का आरक्षण ख़त्म करके और अल्पसंख्यकों को दे देगी। और जो ये सारी, और संविधान ख़त्म कर देंगे, ये सारी बातें कांग्रेस के लिए नहीं है। ये उल्टा चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कभी संभव नहीं है। वास्तव में ये वास्तविकता ये है कि बीजेपी खुद आरक्षण ख़त्म करना चाहती है और वो मतलब कोशिश भी कर रही है। कोशिश इस तरह से कर रही है कि
आपको ध्यान हो तो दलितों का एक दलित और ST SC का एक 2 अप्रैल 2020 शायद, तो वो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और इसलिए हुआ कि वो आरक्षण की बात थी उसके ऊपर, तो उन्होंने मतलब जो है उसको ड्रॉप किया, नहीं तो वो ख़त्म हो जाता। अच्छा, फिर पोस्ट तो है ही नहीं, सरकारी नौकरियां है ही नहीं, आप आरक्षण किस पे करेंगे? तो ये अपने आप ही आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी तहमत जो है विपक्ष पे, कांग्रेस पे और इंडिया गठबंधन पे लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से हर चुनाव में उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया, लेकिन लोग समझ गए इस बात को। और आज जो उन्होंने आरोप लगाया, अडानी अंबानी काला धन बोरों में डाल डाल करके टेम्पो से पहुंचा भाई, अडानी अंबानी को टेम्पो से पहुंचाने की क्या ज़रूरत है? उसके पास तो इतनी कारें हैं किसी भी लग्जरी बस में ले जा करके डाल जाएगा। तो आज पता नहीं नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्तों पर कैसे आरोप लगाया, और कांग्रेस पे तो ठीक है, कांग्रेस पे तो रोज़ लगा ही रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने दोस्तों पर कैसे आरोप लगाया, ये एक समझने की बात है। अब लोग ये कह रहे हैं, मतलब मोदी जी तो जो भी कहते हों, लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप मतलब 10 साल में आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, आप नेहरू पे आरोप लगा रहे हैं, आप इंदिरा गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, आप सारा चुनाव को जो है कांग्रेस पे आरोप लगा लगा करके लड़ना चाहते हैं। आप ज़रा ये तो बताइए कि 10 साल में आपने क्या किया? आपने बेरोज़गारी क्यों नहीं ख़त्म की? आपने महंगाई क्यों नहीं कम की? आपने लोगों को राहत क्यों नहीं पहुंचाई? पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम किए? तो लोग ये जानना चाहते हैं कि युवाओं को का सशक्तिकरण कैसे होगा? आपने जो कांग्रेस को ने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो बिल पास किया, उसको अभी क्यों नहीं लागू किया? बच्चों की पढ़ाई, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं आप? आपका जो भाषण होता है, पूरा का पूरा भाषण सिर्फ आरोपों के पे और विपक्ष पे आरोप लगाने पे ही केंद्रित होता है। ऐसा क्यों है मोदी जी? ये सवाल लोग कर रहे हैं। साथियों, आज फिर ये वीडियो बड़ा हो गया है, 17-18 मिनट का हो जाएगा, 17 मिनट तो हो गए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपके पास इसकी सूचनाएं आती रहे, और हमारा इस काम में इस वैकल्पिक मीडिया का जो काम है ये, उसमें मदद करें। चूंकि गोदी मीडिया ये ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएगा, ये हम ही कोशिश कर रहे हैं कि जो वास्तविकताएं हैं वो सब लोगों के सामने ला के रखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने दूसरे समूह में फॉरवर्ड करना न भूलें। धन्यवाद।